दोस्तों, जीएस के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे कि संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर है संसार का सबसे बड़ा महासागर। अब इसका सबसे गहरा बिंदु आपसे पूछेगा एग्जाम में, इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरियाना गर्त है इसका सबसे गहरा बिंदु। और मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो पहले तो 11,022 मीटर होती थी, लेकिन अब 11,034 मीटर आप लोग याद रखिएगा, ये नया इसका गहराई है। तो आप से पूछिए कि प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, आपसे पूछिए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ भी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल द्वीप है, ये समुद्र में स्थित है यहाँ पे प्रशांत महासागर में। और आपसे पूछे कि चैलेंजर गर्त कहाँ पे स्थित है। आपसे पूछे कि चैलेंजर गर्त कहाँ पे स्थित है। तो ये भी प्रशांत महासागर में, किसमें? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस तरह से आप लोग ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। उसके बाद आपसे पूछे सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे स्थित है। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसकी आकृति किस तरह की है? यस आकार की इसकी आकृति है। और अटलांटिक महासागर को क्या क्या नाम से जानते हैं? इसे प्यासा महासागर कहते हैं। प्यासा महासागर कहते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं? इसमें ही बरमूडा ट्रायंगल आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हमारे साथ में, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। इसका गहरा बिंदु का क्या है? मेरियाना गर्त है इसका सबसे गहरा बिंदु। इसकी गहराई 1134 मीटर की है। और ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल जो द्वीप है, ठीक। और चैलेंजर गर्त की बात करें, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे छोटा महासागर क्या है? आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर। ये विश्व के उत्तर में उत्तरी जो ध्रुव के पास है। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में। सेंट हेलेना द्वीप अटलांटिक महासागर में। आकृति होती है यस आकार की, और इसे यहाँ पे अटलांटिक महासागर को क्या बोलते हैं? तो प्यासा महासागर बोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, ठीक, शहनाई से। इसके लिए इन्हें 2001 में क्या मिला गया? इसमें लिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न 2001 में इन्हें दिया गया था। आपसे पूछे कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। जो पन्नालाल घोष थे, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध किससे है? शहनाई से है। पन्नालाल घोष का संबंध भी किससे है? शहनाई से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि अमजद अली का संबंध किससे है। अमजद अली का संबंध किससे है? तो अमजद अली का संबंध किससे है? ये सरोद बजाते थे, सरोद वादक हैं अमजद अली, सरोद बजाते थे। और आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से जाकिर हुसैन का संबंध, ये तबला बजाते हैं। लेकिन आपसे पूछे अगर कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जो हरिप्रसाद चौरसिया थे, हरिप्रसाद चौरसिया, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछी कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है। और 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है शहनाई बजाने के लिए। पन्नालाल घोष का संबंध भी किससे है? शहनाई से। अमजद अली का संबंध किससे है? सरोद बजाते थे। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये भी बांसुरी से है इनका संबंध है। तो पेनाल्टी किक किससे संबंधित है? तो पेनाल्टी किक जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है क्या? पेनाल्टी किक है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और फुटबॉल में प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रति टीम 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। और डूरंड कप आपसे पूछे, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो ये भी फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। आपसे पूछे कि रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? तो सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि यहाँ पे कि पेनाल्टी किक का संबंध है, ये एक शब्द है पेनाल्टी किक संबंध शब्द, जो फुटबॉल खेलते समय इसका यूज किया जाता है पेनाल्टी किक, और ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में प्रति टीम कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल में। और डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? तो ये भी फुटबॉल से। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय शब्द को आप लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। तो स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल क्या है? तो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछिए आपसे, तो इसका जवाब कौन हो जाएगा? माउंट बेटन हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो गया, 1 मिनट। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? माउंट बेटन। इसका जवाब क्या हो जाएगा? माउंट बेटन इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, माउंट बेटन तब इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग था भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विलियम बेंटिंग था, बेंटिंग। और फिर आपसे पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था और फिर प्रथम वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम क्या था? वायसराय था, प्रथम वायसराय था। तो उसका क्या नाम था? कैनिंग। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये आपसे पूछे भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? माउंट बेटन। माउंट बेटन भारत का अंतिम क्या बोलते हैं? अंतिम वायसराय था। और फिर जब भारत आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। फिर जब अब भारतीयों की बारी आई तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और फिर अंतिम गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंट बेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक, अब भारत आजादी से पहले देखते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल जो भारत का था वो विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग था सबसे पहला गवर्नर जनरल। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बना था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बना था? कैनिंग बना था। ठीक, कैनिंग बना था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अंतिम वायसराय कौन बना था? तो माउंट बेटन भारत का अंतिम वायसराय बना था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। लेकिन आपसे पूछे कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, या फिर LBW का संबंध किस खेल में है? तो ये क्रिकेट में ये शब्द किसमें प्रयोग किए जाते हैं? ये शब्द क्रिकेट के शब्द हैं। किसके? क्रिकेट के शब्द हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे रणजी ट्रॉफी आपसे पूछ लिया। अब आपसे पूछे कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये भी दिलीप ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। ठीक, और आपसे पूछे कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये भी क्रिकेट से है। आपसे पूछे कि इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? ये हॉकी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? क्रिकेट है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे? ये आप लोग बताएंगे। भारत के
पहले क्रिकेट कप्तान, भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के जो पहले क्रिकेट कप्तान बने थे वो कौन बने थे? श्याम शरण नेगी बने थे। कौन? तो भारत के पहले वोटर थे श्याम शरण नेगी, और भारत के पहले जो क्रिकेट कप्तान थे वो सीके नायडू थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द LBW का शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? इस सभी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे, भारत के पहले क्रिकेट कप्तान। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे और जो कि रिलेट करके रहेंगे। सारे प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला? अर्थशास्त्र का नोबेल मिला सबसे पहले किस भारतीय को मिला? अमर्त्य सेन को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को यहाँ पे अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। और कब मिला था ये आपसे पूछे तो 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। शुरुआत कब से हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल देने जाने की शुरुआत कब हुआ था? 1968 से इसका शुरुआत हुआ था। और पहली बार जब दिया गया था, पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल कब दिया गया था? 1969 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। और स्थापित किसके द्वारा किया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे स्थापित किया गया। सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे स्थापित किया गया। ठीक, और अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? अर्थशास्त्र के पिता या फिर जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये भी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में आपसे पूछे कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। और नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुआ और पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। ठीक, इस वजह से बताया गया। और स्थापित किसने किया? स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था और स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा अब अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार 1968 से दिया जाने लगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ कहे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। ठीक, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था। और किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किसके है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो फिल्म जगत से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। और आपसे पूछे कि ग्रेमी अवार्ड का संबंध किससे है? ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत में दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड। और संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सुन लेते हैं। आपने पूछा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे? साहित्य से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले जो व्यक्ति थे कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। जी शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और इन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया। 1965 में दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म जगत से है। ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किससे? संगीत से। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। एलपीजी गैस में कौन सा गैस होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है एलपीजी गैस में। एलपीजी गैस में लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? इसे लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो इसमें इथाइल मरकेप्टोन मिलाया जाता है। इथाइल मरकेप्टोन मिलाया जाता है। यहाँ पे इथाइल मरकेप्टोन मिलाया जाता है यहाँ पे लीकेज का पता लगाने के लिए एलपीजी गैस में। और फिर बताएंगे जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी, इसमें किस गैस का जो
इसमें किस गैस का जो है वो हुआ था, आपका स्राव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 1984 में हुआ था। और ये भोपाल कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में एक शहर है। लीकेज का पता इथाइल मर्केप्टोन से मिलाया जाता है, लेकिन जो पूछे भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट था। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखते हैं आपसे पूछे कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में मीथेन होता है, गोबर गैस में मीथेन होता है। आपसे पूछे सीएनजी में कौन सी गैस होती है, तो इसमें भी कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होता है सीएनजी और गोबर गैस में, दोनों में। ठीक। आपसे पूछे कि अग्निशामक, अग्निशामक जिसे आग बुझाया जाता है, अग्निशामक में कौन सा गैस होता है, तो अग्निशामक में ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस होता है अग्निशामक में। लेकिन आपसे पूछे कि कैंसर के उपचार में कौन सा गैस कहते हैं, कैंसर के उपचार में कौन सा गैस का उपयोग होता है, तो कैंसर के उपचार में रेडान गैस का उपयोग होता है। ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आप साथ में। आपसे पूछे एलपीजी गैस में कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है एलपीजी गैस में। और लीकेज का पता लगाने के लिए एलपीजी गैस में कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं, तो इथाइल मर्केप्टोन को मिलाया जाता है लीकेज का पता लगाने के लिए। और भोपाल गैस त्रासदी, इसमें कौन सा गैस का स्राव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें स्राव हुआ था। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 1984 में हुआ था। कैंसर के उपचार में रेडान गैस का उपयोग किया जाता है, और गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है, और सीएनजी में भी कौन सा गैस, मीथेन गैस पाया जाता है। अग्निशामक जो आग बुझाने वाला होता है उसमें कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया। ठीक। तो ये भी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है, भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दादा साहेब फाल्के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च, आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है, भारत रत्न है, भारत रत्न है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग। तो आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, और इसका नया नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। मेजर ध्यानचंद कौन किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार भारत का है वो है क्या, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत का कौन सा है, तो परमवीर चक्र है भारत का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। और भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान। पीलिया की संघ का रोग है, तो इसमें यकृत प्रभावित होता है, यकृत, या फिर आप कह दें क्या, लीवर प्रभावित होता है पीलिया में। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। आपसे पूछे कि पीलिया रोग का कारण क्या होता है, पीलिया रोग का कारण क्या होता है, आपको पीलिया कब होगा, तो दूषित जल का सेवन करने पे, दूषित जल का सेवन, दूषित जल पीने से, या फिर दूषित जो है, दूषित क्या बोलते हैं, खाना खाने से, दूषित भोजन, तो ये इसका कारण होता है। और यकृत, और ये यहाँ पे यकृत या लीवर की बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी होती है, बाह्य ग्रंथि कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी
स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो भी यकृत होती है। और यहाँ पे इससे कौन सा यहाँ पे रस निकलता है, कौन सा रस का स्राव होता है, तो यहाँ पे कौन सा जूस निकलता है, यहाँ पे पित्त रस का स्राव होता है। यकृत से कौन सा रस निकलता है, पित्त रस का स्राव होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि विटामिन ए का संचय कहाँ पे होता है, आपसे पूछे कि विटामिन ए का संचय कहाँ पे होता है, तो विटामिन ए का संचय भी कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि पीलिया किस अंग का रोग है, इसमें यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। ठीक, पीलिया में। और पीलिया से कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस का स्राव होता है पीलिया से, सॉरी लीवर से। और यकृत की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे तो यकृत हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछे तो इसका जवाब भी यकृत हो जाएगा। और पीलिया रोग का कारण क्या होता है, दूषित जल और दूषित भोजन, ये सब करने से क्या होता है, पीलिया रोग होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू है। और इसका संबंध किस खेल से, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, तो इसमें ये किसमें, खेल से है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले किसे दिया गया, सबसे पहले किसे दिया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ये कृष्णदास को दिया गया, अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले कृष्णदास को दिया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अलग अलग देशों का राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। आपसे पूछे कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुल फाइटिंग है। बुल फाइटिंग यानी कि सांड लड़ाए जाते हैं। स्पेन में क्या किया जाता है, सांड को लड़ाया जाता है, तो बुल फाइटिंग इसे कहते हैं, बुल फाइटिंग। तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो अब आपसे पूछे कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। आपसे पूछे कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बताइए, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। ठीक, यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, सॉरी मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फुटबॉल वहाँ का नहीं है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यहाँ पे आइस हॉकी खेला जाता है। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे बर्फ वगैरह होता है। आपसे पूछे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यहाँ पे तीरंदाजी है। यहाँ पे भूटान का राष्ट्रीय खेल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, तो 1961 में शुरू हुए। और अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। तो पहले सबसे पहले किसे दिया गया था, कृष्णदास अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अब विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग, ये सब पूछा गया है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी पूछा गया। टेबल टेनिस खेला जाता है चीन में, राजधानी बीजिंग। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण, तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण कहाँ पे किया गया, ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया। छत्तीसगढ़ में बनाए गए भिलाई इस्पात संयंत्र। और इसमें किसका मदद लिया गया था, इसमें रूस का मदद लिया था। आपसे पूछे कि बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से बना, तो बोकारो स्टील प्लांट ये भी कहाँ बना, झारखंड में बना, झारखंड में बना। और किसकी सहायता इसमें लिया गया था, तो इसमें भी रूस की सहायता। और आपसे पूछे कि यहाँ पे दुर्गापुरा स्टील प्लांट, आपसे पूछे दुर्गापुरा स्टील प्लांट, ये सभी स्टील प्लांट आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल में बना था, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में बना था। और इसमें किसने सहायता की थी, तो इसमें ब्रिटेन सहायता की। कौन से देश ने, ब्रिटेन देश ने इसमें सहायता की। और आप लोग एक और यहाँ पे छूट रहा है, कौन सा है, एक अपने राउरकेला आपसे पूछे स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट ये किसकी सहायता, कहाँ पे बनाया गया, ये उड़ीसा में बनाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में बनाया गया। उसमें सहायता किस देश ने की थी, तो इसमें सहायता किया था जर्मनी ने। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ये सही बात है। तो आपसे पूछे कि भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना, इस छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई, रूस के द्वारा इसमें मदद किया गया। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो झारखंड में बनाया गया और इसमें मदद भी किया रूस ने। दुर्गापुरा स्टील प्लांट ये बनाया गया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन ने इसमें मदद किया था। और राउरकेला स्टील प्लांट,
राउरकेला स्टील प्लांट, और इसमें उड़ीसा में बनाया गया और इसमें मदद किया था जर्मनी ने। भारत की मानक समय रेखा, तो 82.5 डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। और ये लंदन के जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच जो मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम जो कि आपके लंदन में है। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ पे, लंदन में। इससे कितना घंटा आगे है, इससे 5.5 घंटा आगे। कितना, 5.5 घंटा आगे है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का जो मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। और ये आपसे पूछे कि कहाँ से गुजरता है, तो ये आपके इलाहाबाद से गुजरता है। इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और यूपी से ये गुजरता है। और बात करते हैं भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन से, आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश से गुजरता है, जी हाँ गुजरता है उत्तर प्रदेश से। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश से गुजरता है, जी हाँ गुजरता है। आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी ये गुजरता है। आपसे पूछे कि उड़ीसा से गुजरता है, तो गुजरता है। आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश से गुजरता है, तो ये गुजरता है। भारत के ये 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत की मानक समय रेखा। और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरता है, ये यूपी में स्थित है। और ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन का समय है और पूरे विश्व का भी समय है, तो इससे ये 5.5 घंटा आगे है। किससे, 5.5 घंटा आगे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और ये भारत के कितने राज्यों से होके जाते हैं, तो भारत के 5 राज्यों से ये भारत का मानक समय रेखा जाता है। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, और एक तो हो गया मध्य प्रदेश, और एक तो हो गया आपका छत्तीसगढ़, और दूसरा हो गया उड़ीसा, और हो गया कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्यों से होके ये जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पे पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम क्या था, जुनको तबाई था। जुनको तबाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ये जापान की रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम पुरुष आपसे पूछे कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला जो विश्व का पहला पुरुष, यहाँ पे विश्व लगा लीजिए, तो विश्व का पहला पुरुष थे वो एमंड हिलेरी थे। एमंड हिलेरी थे, गलत हो गया। तो यहाँ पे चढ़ने वाले जो पहले पुरुष थे तो उनका नाम क्या था, एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ये कहाँ के रहने वाले थे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली यहाँ पे इंडियन महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली इंडियन महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो पहली इंडियन महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। कौन, बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहले इंडियन व्यक्ति कौन थे, पहले इंडियन व्यक्ति कौन थे, तो ये भी आप लोग बताएंगे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंडियन व्यक्ति अवतार सिंह चीमा इनका नाम था, अवतार सिंह चीमा इनका नाम था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करेंगे अब। माउंट एवरेस्ट को इसके नेपाल में क्या कहा जाता है, इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, इसमें सागर माथा कहा जाता है, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को भूटान, वहाँ पे क्या तिब्बत में क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे चेमोलुंगमा कहा जाता है, चेमोलुंगमा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट में, यहाँ पे चेमोलुंगमा में। और माउंट एवरेस्ट को आपसे पूछे कि ऊंचाई कहाँ कितनी है, तो 8,848 मीटर, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। लगभग हमेशा बदलता रहता है, 8,848.86 करंट ऊंचाई है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये नेपाल राज्य में, नेपाल देश में स्थित है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस हिमालय के अंतर्गत, ये हिमालय के अंतर्गत स्थित है। किसमें, हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट स्थित है। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पे जुनको तबाई चढ़ने वाली पहली महिला थी और ये जापान की रहने वाली थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला विश्व का पहला पुरुष कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला विश्व का पहला पुरुष एडमंड हिलेरी था। कहाँ का था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और महिला, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली इंडियन महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो पहली इंडियन महिला थी वो कौन थी, बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला इंडियन व्यक्ति कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला इंडियन व्यक्ति अवतार सिंह चीमा था।
और आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। और फिर तिब्बत में क्या कहते हैं, पेन चेंज कर ले, तिब्बत में क्या कहते हैं, इसमें चेमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में। और इसकी ऊंचाई करंट टाइम की 8,848.86 मीटर है। और नेपाल में ये हिमालय में स्थित है। ठीक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे को सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1958 में। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला विजेता कौन थी, तो ये आप लोग बताएंगे। तो ये किरण बेदी थे। किरण बेदी को सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था 1994 में ही इन्हें दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपसे पूछे कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक, और दिया जाता है, ये दिया जाता है कहाँ पे, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे, फिलीपींस वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में इन्हें दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति के याद में इसे दिया जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में इसे 1958 से दिया जाना शुरू किया था। और इसे पहले दिया गया विनोबा भावे को। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आपसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 1958 में इन्हें दिया गया। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो किरण बेदी थे। ठीक, और इन्हें 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और किसकी याद में दिया जाता है, तो यहाँ पे फिलीपींस के जो राष्ट्रपति पहले, जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में इन्हें 1958 से दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात कृति है, तो लियोनार्दो विंची की ये पुस्तक है, लियोनार्दो द विंची की ये पुस्तक है। ठीक, और इनकी एक और पुस्तक है लियोनार्दो द विंची की ही, इनकी पुस्तक द लास्ट सपर। द लास्ट सपर आपसे पूछे किसकी पुस्तक है, तो लियोनार्दो द विंची की पुस्तक है। आपसे पूछे कि मिथिला पेंटिंग कहाँ की फेमस है, मिथिला जो पेंटिंग है ये कहाँ की फेमस है, तो मिथिला पेंटिंग ये कहाँ की फेमस है, ये बिहार की फेमस पेंटिंग है मिथिला पेंटिंग। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, उत्तरी ध्रुव में जो भारत के अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है, हिमाद्री है। ठीक, हिमाद्री है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम। और उत्तरी ध्रुव पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, उत्तरी ध्रुव पे जाने वाला जो पहला व्यक्ति कौन था, तो ये भी आप लोग बताएंगे। जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था उत्तरी ध्रुव पे, तो इसका नाम क्या था, रॉबर्ट पियरी था। रॉबर्ट पियरी ने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पे गया। और ये कब गया था रॉबर्ट पियरी, 1909 में। और इनका नाम कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। उत्तरी ध्रुव पे जाने वाली पहली महिला कौन थी, ये आप लोग हमें कृपया करके बताइए। उत्तरी ध्रुव पे जाने वाली पहली महिला कौन थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो रॉबर्ट पियरी गए थे। और कब गए थे, तो 1909 में गए थे। और उत्तरी ध्रुव कहाँ पे, यूएसए के रहने वाले थे। और उत्तरी ध्रुव पे जाने वाली पहली महिला कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्वांग लोक नृत्य किस राज्य का है, तो स्वांग लोक नृत्य हरियाणा का है, स्वांग लोक नृत्य हरियाणा का है। लेकिन आपसे पूछे कि जो मुर्राह नस्ल की भैंस है, मुर्राह नस्ल की जो भैंस है, पूछा गया है ये सभी एग्जाम, इस वजह से बार बार आपको याद कराया जाता है। मुर्राह नस्ल की जो भैंस है ये कहाँ की फेमस है, ये हरियाणा की फेमस भैंस है, मुर्राह नस्ल की भैंस। वहाँ पे जानते हैं आप लोग दूध वगैरह का उत्पादन बहुत ज्यादा हरियाणा में किया जाता है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, तो ये भी आपके कहाँ पे, करनाल हरियाणा में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, करनाल हरियाणा में, मजाक बात नहीं है, ये आप लोग याद रखेंगे। करनाल कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लोक नृत्य की हम लोग बात कर रहे थे, तो लोक नृत्य ही बताएंगे आप लोग। आप बताएंगे यक्षगान कहाँ का है, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। कर्नाटक यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक का। लाई हरोबा आपसे पूछे, लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये मणिपुर का। कहाँ पे, मणिपुर का है लाई हरोबा लोक नृत्य। आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे घुमरा कहाँ पे है, घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है, ये
राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का घुमरा लोक नृत्य है। आपसे पूछे कि यहाँ पे उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, उड़ीसी, तो ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का उड़ीसी। और आपसे पूछे कि यहाँ पे कि गिद्धा और भांगड़ा कहाँ पे, गिद्धा एंड भांगड़ा, आप लोग बहुत भांगड़ा करते हैं ना शादी में, आप लोग बताएंगे ये कहाँ का है, पंजाब, कहेंगे पंजाबी गाना बजाओ हम भांगड़ा करेंगे शादी में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ का है, पंजाब का है। तो सांग लोक नृत्य कहाँ का, हरियाणा का। ठीक, आपसे पूछे कि मुर्राह नस्ल की भैंस फेमस कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में फेमस है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। कहाँ पे, करनाल और हरियाणा में। और यक्षगान कहाँ का है, ये कर्नाटक में है, बोला जाता डांस है कर्नाटक का। और लाई हरोबा कहाँ पे किया जाता है, ये मणिपुर में किया जाता है, लाई हरोबा मणिपुर में। आपसे पूछे कि घुमरा कहाँ पे किया जाता है, तो ये राजस्थान में किया जाता है। आपसे पूछेगा कि उड़ीसी कहाँ पे किया जाता है, तो ये उड़ीसा में किया जाता है। आपसे पूछेगा कि गिद्धा और भांगड़ा किसे कहाँ पे किया जाता है, तो आपके शहर गांव में भी किया जाता है, लेकिन ये है कहाँ का, पंजाब का, तो वहां पे ये किया जाता है। तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किसका है, तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन पास्कल का है। और आप लोग बताएंगे कि दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक भी क्या है, पास्कल है दाब का मात्रक। तो पास्कल दाब का मात्रक है, या एक और मात्रक है, इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि द्रव चलित जितनी भी मशीनें होती, द्रव चलित जितनी भी मशीनें होती, जो भी आपका हो गया क्रेन वगैरह, और फिर आपका जो प्रेशर वाली जितनी भी मशीनें होती हैं, उसमें किसका नियम प्रयोग किया जाता है, उसमें मशीन में ये सारे ब्रेक वगैरह में भी किसका सिद्धांत होता है, इसमें पास्कल का सिद्धांत का यूज किया जाता है। पास्कल सिद्धांत जो डिस्क ब्रेक वगैरह होता है उसमें किसका, पास्कल का सिद्धांत पे ये आधारित रहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, द्रव सभी दिशाओं में समान बल पारित करता है, ये कथन किसका है, पास्कल का है। और दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक यानी प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है, और इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव चलित जितनी भी मशीन होती हैं उसमें क्या होता है, पास्कल के सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं। ठीक, अब बात करें भारत में उच्च न्यायालय कितने, भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय, और सबसे नवीनतम जो उच्च न्यायालय बना है भारत में, सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है, अमरावती हाईकोर्ट है। और आप लोग बताएंगे अमरावती हाईकोर्ट किस राज्य का हाईकोर्ट है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि अमरावती हाईकोर्ट स्थापना कब हुआ था, अमरावती हाईकोर्ट का, इसका 1 जनवरी 2019 को स्थापना हुआ था, 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं कई ऐसे राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं जिनका जो कार्यभार है वो दूसरे हाईकोर्ट में देखा जाता है, तो हम लोग इसी वजह से हम लोग देखेंगे। तो जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ आप लोग जानते हैं क्या यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, उसका कार्य कहाँ देखा जाता है, उसका कार्य कहाँ पे देखा जाता है, तो पंजाब हरियाणा का जो राज्य का हाईकोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा, जो हरियाणा हाईकोर्ट में इसका काम देखा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट है इसका कार्य कहाँ पे देखा जाता है, तो इसका कार्य देखा जाता है कोलकाता हाईकोर्ट में। कहाँ पे, कोलकाता हाईकोर्ट में इसका काम देखा जाता है। और एक और आप लोग याद रखेंगे, लक्षद्वीप, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, यहाँ का जो हाईकोर्ट है, यहाँ का हाईकोर्ट का काम कौन करता है, तो यहाँ पे जो हाईकोर्ट का काम है वो केरल हाईकोर्ट में किया जाता है। ठीक, एर्नाकुलम में हाईकोर्ट है केरल का। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला ये दोनों बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो देख लीजिए भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। नवीनतम सबसे बना था अमरावती हाईकोर्ट, सबसे नवीनतम वाला जो बना था वो अमरावती हाईकोर्ट बना था। और ये कहाँ का है, ये 1 जनवरी 2019 का है, और किस राज्य में बना था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बात करते हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट का कार्य कहाँ देखा जाता है, तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो पंजाब और हरियाणा राज्य का जो हाईकोर्ट है वहां पे देखा जाता है। अंडमान निकोबार जो हाईकोर्ट है वहां का कार्य कहाँ पे देखा जाता है, कोलकाता हाईकोर्ट में देखा जाता है। और लक्षद्वीप जो हाईकोर्ट है वहां का कार्य कहाँ देखा जाता है, केरल हाईकोर्ट में देखा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू तो हुई थी 1951 में, और चली कब तक थी ये आप लोग बताएंगे कि 1956 तक ये चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसका कई चीज पूछा जाता है, इसका मॉडल क्या था, इसका मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था, हेराल्ड डोमर मॉडल था इसका। और बात करें कि किससे, इसमें
हेराल्ड डोमर मॉडल था। और ये किस देश से, ये मॉडल कहाँ से लिया गया, तो ये सोवियत संघ से लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि इसमें प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी, प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी, तो इसमें प्राथमिकता सबसे ज्यादा कृषि पे, कृषि और सिंचाई पे इसमें प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सॉरी, इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। किसी को क्या कहते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो इस पे सरकार किसका, इसमें इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे पीएम थे। तो ये सारी चीजें ठीक आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आप साथ में। आपसे पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1951 में प्रारंभ हुई, चली थी 1956 तक। और बात करते हैं कोई मॉडल क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। लिया कहाँ से गया था, तो ये सोवियत संघ से लिया गया था हेराल्ड डोमर मॉडल। और बात करते हैं प्राथमिकता, तो ये कृषि पे और सिंचाई पे प्राथमिकता दी गई थी और किसी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इस समय कार्यकाल किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, ठीक, भारत में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। धन विधेयक की जांच कौन सा करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की जांच लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110 में। और आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर लोकसभा स्पीकर इसमें अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन को पकड़ लेते हैं, ये बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें, इसमें अध्यक्षता तो लोकसभा स्पीकर करता है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद नंबर 108 का यूज करके संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे इसमें निर्णय कैसे लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय की बात करें तो किस आधार पे किया जाता है, तो ये बहुमत के आधार पे इसमें निर्णय किया जाता है, बहुमत के आधार पे इसमें निर्णय किया जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें ज्यादा लोकसभा का ही बोलाबाली रहता है। तो संयुक्त अधिवेशन किसे कहते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त रूप से आए और राज्यपाल यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो देखिए, धन विधेयक की जांच कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक की जांच करता है। धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110 में दिया गया। शुरू करते हैं संयुक्त अधिवेशन के बारे में। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में समझते हैं, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, और बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति बुलाता है। और अनुच्छेद नंबर 108 में कहा गया कि राष्ट्रपति 108 का उपयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। और संयुक्त अधिवेशन में आते कौन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ के काम करते हैं। और लिया कहाँ से गया है संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और निर्णय किस आधार पे किया जाता है संयुक्त अधिवेशन में, तो बहुमत के आधार पे यहाँ पे निर्णय किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन सा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था। लेकिन आपसे पूछे प्रथम मुगल बादशाह कौन था, प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो प्रथम मुगल सम्राट जो है बाबर था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। और इसने क्या किया था, एक मुगल वंश की स्थापना किया था, मुगल वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, आप पूछे कि मुगल जो साम्राज्य है, इसमें शासकों का क्रम क्या था, इसमें शासक का क्रम क्या था, ये क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो बाबर आया था, बाबर का बेटवा था हुमायूं, बाबर का बेटवा क्या था, हुमायूं। और हुमायूं का बेटवा कौन था, अकबर, हुमायूं का बेटवा कौन था, अकबर था। ठीक, और अकबर का बेटवा हुआ जहांगीर, अकबर का बेटवा था जहांगीर। और जहांगीर का बेटवा कौन था, शाहजहां, शाहजहां के बाद आया कौन, तो शाहजहां के बाद आया कौन, बहादुर शाह। ठीक, तो ये सारी चीजें बहादुर शाह इसके बाद आया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे, और यहाँ पे दरबारी भाषा क्या थी, मुगल में दरबारी भाषा क्या थी, दरबारी भाषा
तो यहाँ पे ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दरबारी भाषा या फिर आपसे पूछेगा अदालती भाषा। अदालती भाषा, दरबार में वही, अदालत वही तो दरबार होता है, उसमें भाषा क्या थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा, यहाँ पे फारसी भाषा थी, फारसी भाषा। ठीक, कौन सी भाषा थी, फारसी थी, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। तो देख लीजिए, आपसे पूछे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट। और मुगल साम्राज्य को उत्कर्ष देख लेते हैं, और प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह बाबर था प्रथम मुगल सम्राट। और इसने क्या किया था कि मुगल वंश की स्थापना किया था। और जो शासकों का क्रम था मुगल वंश में, जो शासकों का क्रम था वो क्या था, तो देखिए सबसे पहले बाबर आया था, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, और जहांगीर के बाद शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद कौन आया था, बहादुर शाह जफर आया था, सॉरी बहादुर शाह आया था। और दरबारी भाषा या अदालती भाषा क्या थी, यहाँ पे फारसी इसकी दरबारी भाषा थी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना। कब किए थे, तो ये गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। कहाँ पे हुई थी, इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी, अमेरिका में। और गदर पार्टी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को भी कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को भी अमेरिका में ही था। ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक, अब एक पार्टी है स्वराज पार्टी, अब एक पार्टी है स्वराज पार्टी, और ये एग्जाम में टपकता है कई बार। इसकी स्थापना हुई 1923 में। किया कितना, किसने कितना, CR दास, चितरंजन दास, और कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसकी स्थापना करते हैं। और ये कहाँ पे, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, इलाहाबाद में। और स्वराज पार्टी की बात करें तो इस समय कार्यकाल कौन था, कार्यकाल किसका था स्वराज पार्टी के दौरान, तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था इस समय। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी के संस्थापक 1913 में इसकी स्थापना की गई अमेरिका में, अमेरिका में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर गदर पार्टी की थी। ठीक, स्वराज पार्टी के बारे में बात करेंगे। 1923 में इसकी स्थापना हुई, स्थापना की चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसकी स्थापना करते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ हुई, इलाहाबाद में। कार्यकाल किस, इस दौरान इसकी स्थापना 1923 में हो रही थी, तो इसका कार्यकाल लॉर्ड रीडिंग का था इस समय। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तंबाकू पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, तंबाकू पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान था। 2004 में इसने सबसे पहले 2004 में इसने तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया। अब तंबाकू के बारे में बात करेंगे, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है तंबाकू का, सर्वाधिक उत्पादन होता है तंबाकू का। अगर देश की बात करें, अगर किस देश में पूछे होता है तो आप लोग बताएंगे चीन में सर्वाधिक होता है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो भारत में सर्वाधिक गुजरात राज्य में। पहले था आंध्र प्रदेश, लेकिन अब हो गया गुजरात राज्य में सर्वाधिक, और आंध्र प्रदेश हो गया सेकंड नंबर पे, आंध्र प्रदेश हो गया सेकंड नंबर पे तंबाकू के उत्पादन में। और जबकि आपसे पूछे कि तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे है, तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे है, तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे, यहाँ पे तंबाकू के उत्पादन को रोक के लिए जो आंध्र प्रदेश सरकार है कई तरह के काम भी कर रहे हैं, तो इस वजह से पहले नंबर पे गुजरात हो गया है उत्पादन के मामले में। ठीक, तंबाकू शोध संस्थान जबकि राजमुंदरी में है, राजमुंदरी में, और राजमुंदरी कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में तंबाकू शोध संस्थान है। और बात करते हैं निकोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, निकोटीन तंबाकू में होता है। कहाँ पे, तंबाकू में होता है निकोटीन। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि तंबाकू के जब धुआं आपका सेवन करते हैं, तंबाकू क्या लिखा गया, तंबाकू के धुएं में, जो आप धुआं सिगरेट पीते हैं या फिर धुआं वगैरह करते हैं, तो उसमें तंबाकू के धुएं में कौन सा गैस होता है, तो कार्बन, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन कौन सा गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें गैस होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तंबाकू
निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध डे कब मनाया जाता है? 31 मई के दिन मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन था? भूटान है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू। 2004 में से सबसे पहले तंबाकू पे ही प्रतिबंध लगाया। अब बात करें सर्वाधिक उत्पादन के बारे में बात करें, अगर पूछे कि किस देश में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, तो चीन में आप बताएंगे। और भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, तो आप बताएंगे कि गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे हो गया है अब आंध्र प्रदेश। ठीक, अब बात करें तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। और राजमुंदरी में है। और निकोटीन किससे प्राप्त होता है? ये तंबाकू से प्राप्त होता है निकोटीन। बात करते हैं तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। और तंबाकू के धुएं में कौन सा गैस होता है? तो तंबाकू के धुएं से निकलता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक, तो इस वजह से मत पिया कीजिए। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और इन चीजों पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। जो हमको पर्याप्त सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वीडियो पे व्यूज अच्छे खासे आने लगेंगे, तो इन सारी चीजों को हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। ठीक, क्लास में ये सब चीजें नहीं किया जाएगा कि सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए वगैरह वगैरह। देखिए, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दिया था। उपगुप्त ने दिया था। और शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो इसने शिलालेख वगैरह बनवाना शुरू किए। अशोक की उपाधि क्या थी? एग्जाम में पूछा जाता है। तो देवनाम प्रिय की उपाधि अशोक की थी। देवनाम प्रिय की उपाधि अशोक की थी। और एक उपाधि और थी इसका, प्रियदर्शी की। प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय, ये सभी किसकी उपाधि थी? अशोक की उपाधि थी। अब आपसे पूछे कि सांची का स्तूप, ये सांची का जो स्तूप था, सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने कराया था? इसको बनवाया था अशोक ने। और ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची के स्तूप की बात करें किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे सांची का स्तूप स्थित है। कलिंग युद्ध, अब बात करें कलिंग युद्ध के बारे में, तो ये कब हुआ था? तो 261 बीसी में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग युद्ध के बारे में बात करें तो इसका जो प्रमाण है 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी वजह से पूछा जाता है। और कलिंग युद्ध के बारे में अशोक ने धम्म की नीति अपनाई ली थी। ठीक, कलिंग युद्ध के बारे में धम्म की नीति अशोक ने अपना ली थी। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा। और शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक की उपाधि क्या क्या थी? तो देवनाम प्रिय की उपाधि थी और प्रियदर्शी की उपाधि थी अशोक की। ठीक, अब बात करते हैं सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किस में मिलता है? 261 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। इसका प्रमाण 13वें शिलालेख में मिलता है। और कलिंग युद्ध के बारे में बात करें, धम्मचक्र की नीति अपना ली थी, यानी कि मार झगड़ा नहीं करेंगे, शरीफों वाला जीवन व्यतीत करेंगे। इसका मतलब ये था। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की थी। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की थी। ठीक, ये बहुत ही फेमस है और इसे हमने पूरा देखा है। इसका एपिसोड यूट्यूब पे है, आप लोग भी देखें, बहुत ही अच्छा है। अब आप लोग बताएंगे कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना। आपसे पूछे कि मेघदूत की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने किया था। कालिदास ने किया था मेघदूत की रचना। और यहाँ पे कालिदास के बारे में कुछ और भी रचना है। आपसे पूछे कि कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और आपसे पूछे कि रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम, तो ये भी कालिदास की रचना है। आपसे पूछे कि ऋतु संहार किसकी रचना है? तो ऋतु संहार भी किसकी रचना है? कालिदास की रचना। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से बताया जा रहा है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। आपसे पूछे कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। ठीक,
और आपसे पूछे कि ऋतु संहार किसकी रचना है, तो ये आपके, या फिर मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। और कुमार संभवम किसकी रचना है, तो ये भी आपका कालिदास की रचना है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया। आपसे पूछे कि प्रोटेम, और राष्ट्रपति का कुछ कार्य देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्य क्या है, ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की क्या करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा भंग कौन करता है, लोकसभा भंग कौन करता है, तो लोकसभा भंग कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है लोकसभा भंग। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे 85 अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग करता है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, अभी हमने बताया संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे कि जो आपके मृत्यु दंड माफ कौन करता है, मृत्यु दंड माफ कौन करता है, मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछे भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और बात लोकसभा भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। आपसे पूछे कि यहाँ पे पूछे कि कार्य क्या होते हैं, तो ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। और मृत्यु दंड माफ कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी मृत्यु दंड माफ करते हैं। और मतलब माफ करने की शक्ति मृत्यु दंड की राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 72 के तहत माफ करते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद है यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद। और यहाँ पे संस्कृत का जनक किस वेद को कहा जाता है, संस्कृत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो ऋग्वेद को माना जाता है, ऋग्वेद को ही माना जाता है संस्कृत का जनक। और सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, यहाँ पे ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। तो लेकिन आपसे पूछे कि सबसे पवित्र नदी कौन है सिंधु, यहाँ पे ऋग्वेद में, तो यहाँ पे सरस्वती नदी है सबसे पवित्र नदी। कौन सा, सरस्वती नदी है सबसे पवित्र नदी। लेकिन आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे प्रमुख देवता कौन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो ये आपके इंद्र हैं सबसे प्रमुख देवता। ऋग्वेद में इंद्र है सबसे प्रमुख देवता, इन्हें पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इन्हें क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पे मंडल कितने हैं, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और सबसे नवीन मंडल सबसे बाद में किसकी रचना हुई, तो पहले और 10वें मंडल की सबसे बाद में रचना हुई। और ऋग्वेद में सबसे ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का क्या है, तो ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय एवं कौशितकी, ये है इनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय और कौशितकी ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद के उपवेद कौन कौन से, तो अथर्ववेद, आर्यवेद है ऋग्वेद के उपवेद। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं हम लोग। अभी पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। कौन सा, ऋग्वेद है। आपसे पूछे कि संयुक्त, यहाँ पे संस्कृत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो ऋग्वेद को कहा जाता है संस्कृत का जनक। और सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है, सिंधु नदी का इसमें सर्वाधिक बार वर्णन है। सबसे पवित्र नदी कौन सी होती है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, सबसे पवित्र नदी। प्रमुख देवता कौन है ऋग्वेद के, तो इंद्र है प्रमुख देवता। ठीक, जिन्हें क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया। ऋग्वेद में मंडल कितने, 10 मंडल है। और सबसे नवीनतम मंडल पहला और 10वां है, सबसे बाद में रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, तो ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है। उपवेद कौन सा है ऋग्वेद का, तो अथर्ववेद है उपवेद। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी और 1950 में क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मतदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद देता है, मतदान का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, मतदान करने का अनुच्छेद 326 देता है। ठीक, आपसे पूछे कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है, मतदाता सूची, तो निर्वाचन आयोग का काम है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना ये निर्वाचन आयोग का काम है।
और जो आप लोग यहाँ पे वोट डाल के आते हैं, और जो आपके उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है यानी कि इंक लगाई जाती है, वो किसका होता है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और भारत के पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे? भारत के पहले मतदाता यानी कि सबसे पहले भारत में वोट किसने किया होगा? तो उनका नाम क्या है? श्याम शरण नेगी। क्या? श्याम शरण नेगी इनका नाम है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी के दिन। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक। आपसे पूछे कि मतदाता सूची तैयार करना किसका काम है? तो निर्वाचन आयोग का काम है मतदाता सूची तैयार करना, ठीक। और उंगली पर स्याही किस चीज की लगाई जाती है? तो उंगली पर स्याही सिल्वर नाइट्रेट की लगाई जाती है वोट डालते समय। मतदान करने का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 326 के तहत मतदान करने का अधिकार हमें प्राप्त है। भारत के पहले मतदाता कौन है? भारत के जो पहले मतदाता है श्याम शरण नेगी हैं, ठीक। ये सभी प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करता है। और हेनसांग आपसे पूछे किसके शासन काल में आया था? ये भी एग्जाम में पूछा है, किसके शासन काल में आया था? तो इस समय किसका शासन काल था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का इसमें शासन काल था, ठीक। हर्षवर्धन का शासन काल था, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हेनसांग की एक पुस्तक थी, हेनसांग की एक पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? हेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की इसके पुस्तक का नाम था। क्या? सी यू की इसके पुस्तक का नाम था, ठीक। और इसको क्या कहा जाता है? हेनसांग को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में इसे राजकुमार कहा जाता है, ठीक। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। और इसे क्या कहता है? वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? ये नीति का पंडित भी इसे कहा जाता है। नीति का पंडित आपसे पूछे किसे कहा जाता है? हेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है, ठीक। तो देख लेते हैं आप लोग साथ में। आपसे पूछे चीनी यात्री हेनसांग किस विद्यालय में अध्ययन करने आया? ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। चीन का यात्री था हेनसांग। और इसने पुस्तक लिखी CUT। ये किसकी पुस्तक है? ये आपके हेनसांग की पुस्तक है, ठीक। अब बात करते हैं ये किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन। कोई भी विदेशी यात्री आता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस राजा के शासन काल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो ये सभी आपके हेनसांग को कहा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? ये सोवियत संघ से लिया है। कहाँ से? सोवियत संघ से लिया गया। और इसमें किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? इसमें किस अनुच्छेद और किस भाग में? पहले भाग आप लोग बताएंगे मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में जोड़ा गया, 4 के क में। और आपसे पूछे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो इसमें 51 के क में जोड़ा गया था। 51 के क में जोड़ा गया था। और बात करते हैं यहाँ पे और किस समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किस समिति के सिफारिश में? तो सरदार स्वर्ण सिंह के समिति पे, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? मूल संविधान में एक भी कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। और जब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तब इसे किसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां कब जुड़ा था? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा गया? इसके तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाए? अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। क्या? अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था?
तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर क्या था? अकबर एक अशिक्षित मुगल बादशाह था। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपसे, पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया? लिया कहाँ से गया है मौलिक कर्तव्य? रूस से लिया गया, यानी कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। तो भाग किस में है? तो भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 51 के क में है, 51 के क में है। आपसे पूछे कि किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो वर्तमान जब जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान समय में आपसे पूछे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप लोग बताएंगे 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 46वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जुड़ा था? अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया था संविधान में। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर एक अशिक्षित मुगल बादशाह था। आपसे पूछे कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ये आपके अबुल फजल थे। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? बहुत ही फेमस है ये। तो इसका स्थापना भी कौन करता है? अकबर करता है। अकबर के जो दरबारी संगीतकार थे, जो दरबारी संगीतकार थे वो कौन थे? संगीतकार थे वो कौन थे? तो तानसेन थे अकबर के दरबारी संगीतकार। आपसे पूछे कि आगरा का किला किसने बनाया था? आगरा का किला किसने बनाया था? तो आगरा का किला भी किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आपके साथ में। आपसे पूछे कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर एक अशिक्षित मुगल बादशाह था। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। ठीक, बात करते हैं दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था दीन इलाही धर्म की स्थापना। आगरा का किला किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था आगरा का किला। दरबारी संगीतकार कौन थे अकबर के? तो तानसेन थे दरबारी संगीतकार। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक कर तोड़ो के लिए चलाया गया था। नमक कर तोड़ने के लिए चलाया गया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये समाप्त कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ था? ये भी आप लोग ध्यान से एग्जाम में पूछा जाता है। 7 अप्रैल 1934 में समाप्त हुआ था। 7 अप्रैल 1934 में समाप्त हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे दांडी यात्रा चल रहा था। दांडी यात्रा के दौरान इसे गांधी जी ने चलाया था। किसने? गांधी जी ने चलाया था। दांडी यात्रा कहाँ से कब चल रही थी? 12 मार्च 6 से 6 अप्रैल तक 12 मार्च 6 अप्रैल तक 1930 में दांडी यात्रा चली थी। और कहां से कहां तक चली थी? साबरमती आश्रम से कहां तक? दांडी तक चली थी। और यहाँ पे कितने किलोमीटर की यात्रा थी? यहाँ पे 241 मील की यात्रा थी। और इसमें कितने अनुयायी गए थे गांधी जी के साथ? 79 अनुयायी के साथ। और इसमें कितनी दिन की यात्रा थी? ये 24 दिन की ये यात्रा पे गए थे। ठीक, और बात करते हैं ये है आपका दांडी यात्रा। ठीक, नमक कर तोड़ो के दौरान चलाया गया था। तो उसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक, ये नमक कर तोड़ो से संबंधित था। तो देख लेते हैं यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नमक कर तोड़ने के लिए गांधी जी ने चलाया था। और समाप्त कब हुआ था? 7 अप्रैल 1934 में ये समाप्त हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पे दांडी यात्रा कब से चली थी? शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये दांडी यात्रा थी। अब बात करते हैं साबरमती आश्रम की। तो इस साबरमती आश्रम से दांडी तक ये चलाया गया था। साबरमती की आश्रम 1916-17 में इसकी स्थापना मिलती है। और 24 दिन की यात्रा थी दांडी। और 241 मील की यात्रा थी। और कहाँ से? तो 79 अनुयायी के साथ ये चली थी। बात करें साबरमती आश्रम, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना। और सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये आप लोग बताएंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक हैं सिख धर्म के संस्थापक। और ये पहले गुरु भी थे। कौन पहले गुरु भी थे? गुरु नानक। इसने किस चीज की शुरुआत की थी? इसने संगत और लंगर की शुरुआत की। संगत एंड लंगर की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संगत और लंगर की शुरुआत भी गुरु नानक ने की थी। जो पंजाबी भाषा की लिपि होती है,
पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है, पंजाबी भाषा की लिपि, इसमें कौन सी होती है? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, इसको शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने ये शुरुआत की थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। साथ में आपसे पूछे कि अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन है? गुरु नानक थे। गुरु सिख धर्म के संस्थापक। और सिखों के पहले गुरु आपसे पूछे कौन है? तो गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। संगत और लंगर की शुरुआत किसने की आपसे पूछे? तो गुरु नानक ने संगत और लंगर की शुरुआत की। जन्म 1469 तलवंडी में हुआ था। और ये पंजाबी भाषा की लिपि की शुरुआत गुरुमुखी लिपि है और इसकी शुरुआत अंगद देव ने किया। अब बात करते हैं, और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 63 में है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और इसको शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? यस राधाकृष्ण, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग जगदीप धनखड़ भी यहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सभापति होता है राज्यसभा का। ये बात की गई है अनुच्छेद नंबर 64 में। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति, ये संसद के द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद नंबर 63 है। ठीक, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। वर्तमान समय उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। वर्तमान समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। और उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। इस्तीफा उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? राष्ट्रपति जी को ही देते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के स्तंभों को पढ़ा। और सबसे पहले अशोक के स्तंभों को किसने खोजा? तो टी पैंथलर ने 1750 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा। ठीक, और आपसे पूछे अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं ये किस लिपि में थे? जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं ये किस लिपि में थे? ये ब्राह्मी लिपि में थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे लंबा स्तंभ कौन सा? सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है अशोक का? तो 7वां स्तंभ है सबसे लंबा स्तंभ। अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है? अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक का नाम मास्की एंड गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान। मास्की कहाँ का था? ये मास्की आंध्र प्रदेश का था। गुर्जरा कहाँ का अभिलेख था? ये मध्य प्रदेश में मिला था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में पढ़ा। और खोजा किसने था? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले टी पैंथलर ने खोजा था। कब खोजा था? 1750 में खोजा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे अशोक के अधिकांश। सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है अशोक का? तो 7वां स्तंभ है सबसे लंबा स्तंभ। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम किस अभिलेख में? तो
मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, और मास्की मध्य प्रदेश का, मास्की आंध्र प्रदेश का, और गुर्जरा मध्य प्रदेश का। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता जो होता है वो ओ निगेटिव होता है सर्वदाता। इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वग्राही, तो ये एबी निगेटिव होता है सर्वग्राही, और ये इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज किसने किया था? या फिर आपसे पूछे कि RH फैक्टर की खोज किसने किया था? RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो RH फैक्टर के रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ निगेटिव सर्वदाता होता है, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और सर्वग्राही कौन सा होता है? तो एबी निगेटिव होता है सर्वग्राही, सर्वग्राही एबी पॉजिटिव होता है, सॉरी एबी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। और बात करें सर्व रक्त समूह की खोज किसने की, या फिर RH फैक्टर की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? ये अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में है। आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कहाँ पे? दिल्ली में। तो इसका निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने करवाया था। आपसे पूछे कि यहाँ पे ताजमहल कहाँ पे स्थित है? ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। और आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। शाहजहां ने किसकी याद में कराया था? तो मुमताज महल, मुमताज की याद में शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। और किस नदी के किनारे स्थित है ताजमहल? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर में स्थित है। और चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार, तो ये हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ठीक। अब बात करें कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में स्थित है ताजमहल। इसका निर्माण कौन कराया था? शाहजहां ने कराया था। और इस किसकी याद में बनाया था? मुमताज की याद में बनाया था। नदी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे ये बना था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपनी राजधानी कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। इसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था, जौना खां इसका वास्तविक नाम था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सर्वाधिक विद्वान और सर्वाधिक शिक्षित था। सर्वाधिक विद्वान और सर्वाधिक शिक्षित शासक था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसने क्या किया था? इसके दरबार में कौन आया था? इसके दरबार में इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता कहाँ का शासक था? ये मोरक्को का शासक था, मोरक्को का शासक था इब्न बतूता। इसकी पुस्तक क्या थी? रेहला पुस्तक थी इब्न बतूता की। ठीक। बात करते हैं दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? तो दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्या था? ये कृषि विभाग था। दीवान ए कोही क्या था? कृषि विभाग था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था। और इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। और सर्वाधिक जो विद्वान और सर्वाधिक शिक्षित शासक क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये इसके दरबार में कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही कौन आया था? इब्न बतूता आया था। मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता की पुस्तक प्रमुख रेहला थी।
और दीवान कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और एक किसी विभाग था, दीवान कोई एक किसी विभाग था। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। क्या? ट्रांस साइबेरियन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो इसकी लंबाई तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे, इसकी लंबाई 9300 किलोमीटर है। तो आप बात करते हैं यहाँ पे, ये दो शहरों को जोड़ता है। दो शहर कौन कौन से? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता था। कहाँ पे? व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक, ये कहाँ पे? रूस में सब स्थित है। और आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप का लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो केप काहिरा है। कौन सा है? केप काहिरा है। और केप काहिरा कहाँ तक जाता है? केप काहिरा कहाँ तक जाता है? तो ये काहिरा तो मिस्र की राजधानी है। तो ये मिस्र से लेके कहाँ तक जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका तक जाता है। दक्षिण अफ्रीका देश है एक, वहां तक जाता है। मिस्र भी देश है, ऐसी बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का जो लंबा रेल मार्ग है सबसे, उसको क्या कहते हैं? ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग इसे कहते हैं। और ये कहाँ तक जाता है? सिडनी से पर्थ तक जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस साइबेरियन है, रूस में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, लंबाई क्या है इसकी? 9300 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और दो शहरों को कौन से जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। अब बात करें व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा है। और ये कहाँ तक? मिस्र से लेके दक्षिण अफ्रीका तक जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस साइबेरियन है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग। और सिडनी से लेके पर्थ तक ये जाता है। ठीक, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है मैग्नीशियम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे, जो हरे शैवाल होते हैं उनका रंग हरा क्यों होता है? हरे शैवाल का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल के कारण इनका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो यहाँ पे दो ही प्रश्न देखेंगे आपसे पूछे, क्लोरोफिल के खनिज घटक मैग्नीशियम है। ठीक, मैग्नीशियम। हरे शैवाल का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण हरे शैवाल का रंग हरा होता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक। इसकी नर्मदा लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। और ये प्रवाह कितनी होती है? प्रवाह नर्मदा और ताप्ती अपने भ्रंश द्रोणी में बहती है। भ्रंश द्रोणी जिसे क्या कहते हैं? भ्रंश द्रोणी या फिर भ्रंश घाटी। और कौन सी नदी बनती है? एक तो नर्मदा और एक तो कौन सी? ताप्ती नदी। ये अपने भ्रंश द्रोणी में बहती है। ठीक, बात करते हैं अधिकांश ये मध्य प्रदेश में, इसका प्रवाह अधिकांश मध्य प्रदेश में होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हो? तो ये नर्मदा नदी पे बना। और इंदिरा जो सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये भी आपको नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध पूछे गुजरात में, और इंदिरा सागर बांध पूछे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। आपसे पूछे कि कपिला जलधारा प्रवाह कहाँ पे? कपिल जलधारा जो प्रपात है ये किस नदी पे? ये आपका मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और ये आपका एक धुआंधार जल प्रपात कहाँ पे? नर्मदा नदी पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा नदी की बात करें
तो ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये भी आपको याद रखेंगे। तो देख लेते हैं आपसे पूछे, नर्मदा अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, लंबाई 1312 किलोमीटर है और अपना जल कहाँ भी गिराती है? खंभात की खाड़ी में गिराती है। सर्वाधिक प्रवाह कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और कपिल जलधारा प्रपात कहाँ पे? मध्य प्रदेश में कपिल जलधारा प्रपात। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे। प्रवाह कहाँ पे होता है? भ्रंश द्रोणी में बहता है, यानी कि भ्रंश घाटी में। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत को बहती है। सरदार सरोवर बाद नर्मदा नदी पे, इंदिरा गांधी बाद, इंदिरा सागर बाद नर्मदा नदी पे। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है इसकी गति। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम होती है? सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में? ये सर्वाधिक चाल के निर्वात में होती है। किसमें? निर्वात में होती है। बात करते हैं सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक। सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा तक कितनी देर में आता है? चंद्रमा तक ये आता है 1.3 सेकंड में। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितनी देर में आता है? पृथ्वी पे कितनी देर में आता है? तो ये 8 मिनट 3 सेकंड में आता है। 8 मिनट 3 सेकंड में आता है। और प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? ये आपके खगोलीय दूरी से होता है। खगोलीय दूरी से होता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति। सर्वाधिक चाल इसका निर्वात में होता है। और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। ठीक, और प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में होता है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन। और जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जस्ता का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में होता है। और जो राजस्थान में जस्ता के लिए जो प्रसिद्ध खान है, जावर की खान है। जावर की खान है जस्ता के लिए प्रसिद्ध खान। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है? खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है खेतड़ी की खान। तो खेतड़ी खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे तांबा का उत्पादन किया जाता है। केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? केसर जम्मू एंड कश्मीर में। केसर जम्मू एंड कश्मीर में इसका उत्पादन किया जाता है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछे, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये यूपी राज्य में होता है। यूपी वाले हैं। और बात करते हैं विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ये भारत में होता है। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। और देख लेते हैं अभी साथ में आपसे पूछे कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में होता है। इसके लिए जावर की खान बनी हुई है। खेतड़ी का सर्वाधिक उत्पादन, एक खेतड़ी खान राजस्थान में तांबा का उत्पादन होता है। केसर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में पाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया? पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो पृथ्वी पे उष्मा का संचरण जो है वो विकिरण विधि से होता है। तो किस विधि से? विकिरण विधि से होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सूर्य का विषुवती व्यास कितना होता है? सूर्य का विषुवती व्यास कितना होता है? तो सूर्य का जो विषुवती व्यास है 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर। जो आपसे पूछे कि भारत पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, भारत का ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का, तो ये है कि 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर है। ठीक, तो पृथ्वी का आपसे पूछे कि पलायन वेग कितना है, पलायन वेग पृथ्वी का कितना है, तो ये है आपका
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देख लेते हैं आपसे, पूछे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी गोल है, किसने बताया था? तो पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। और विषुवती व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवती व्यास है। लेकिन ध्रुवीय व्यास पूछे कितनी है, तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। आपसे पूछे कि उष्मा का संचरण किस विधि पे होता है, तो पृथ्वी पे उष्मा का संचरण जो है विकिरण विधि से होता है। ये अभी आप लोग ध्यान रखिए। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल ने किया था आईने अकबरी की लेखक। और अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा भी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। और अबुल फजल की बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान के कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के नागौर में इनका जन्म हुआ था। और अबुल फजल की हत्या किसने किया था? अबुल फजल की हत्या किसने किया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या की थी। वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की थी अबुल फजल की। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग पुस्तक की बात कर रहे थे, तो आप लोग बताएंगे कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। आपसे पूछे कि रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो प्लूटो की पुस्तक है। प्लूटो की पुस्तक है रिपब्लिक। तो आपसे पूछे कि मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? तो ये विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। मिताक्षरा किसकी? विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है, आईने अकबरी के लेखक। और अकबरनामा के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक कौन है? अबुल फजल। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में इनका जन्म हुआ था। और अबुल फजल की हत्या आगे चल के किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की। रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो की है। और बात करते हैं मिताक्षरा नामक पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखा था। विज्ञानेश्वर ने लिखा था। और बात करते हैं, और गीता रहस्य की पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। सूर्य के प्रकाश में विटामिन की कौन सा होता है? विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में विटामिन, जिसे क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन डी होता है। और मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है? मछली के यकृत तेल में भी कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होता है मछली के यकृत तेल में। ठीक, आपसे पूछे कि इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। ये किससे संबंधित रोग है? रिकेटस किससे संबंधित है? तो ये अस्थि से संबंधित है। अस्थि से संबंधित है रोग। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं आपसे, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इस मछली के यकृत तेल में भी क्या, कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। संबंधित किससे है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। ये संबंधित अस्थि से, यानी कि हड्डियों से संबंधित है। हड्डी वगैरह टेढ़ हो जाती है छोटे बच्चों में। बुली शब्द का प्रयोग किसमें? हॉकी में किया जाता है। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। हॉकी ओलंपिक में कब शामिल होता है? हॉकी ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? तो ये आप लोग बताएंगे। हॉकी ओलंपिक में 1928 में शामिल हुआ था। कब? 1928 में। जो एम्स्टर्डम जो में ओलंपिक हुआ था, वो हालैंड में ओलंपिक हो रहा था, तो इसमें सबसे पहले ये शामिल हुआ था। हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं? हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं? तो हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? आत्मकथा है इनका गोल। इनकी आत्मकथा का नाम है मेजर ध्यानचंद के गोल। तो बात करते हैं, इनके जीवन पे खेल दिवस मनाए जाते हैं। इनके जन्म दिवस पे ही खेल दिवस मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? तो 29 अगस्त के दिन ही मनाए जाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बुली शब्द का संबंध किससे है? हॉकी से है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं? मेजर ध्यानचंद कहे जाते हैं। ओलंपिक खेल कब शामिल हुआ? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक हालैंड में इस शामिल हुआ था। आत्मकथा क्या है? मेजर ध्यानचंद की गोल है। और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं? शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं ना? तो ये मनाए जाते हैं 5 सितंबर के दिन। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाए जाते हैं। और आपसे पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं?
विश्व शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और 5 सितंबर के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यश राधा कृष्ण का यहाँ पे जन्मदिन होता है। यश राधा कृष्ण के क्या होता है? यहाँ पे जन्मदिन होता है, ठीक, इसलिए 5 जन्मदिन होता है। और आपसे पूछे कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर। यहाँ पे शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद का मौलाना अबुल कलाम आजाद का क्या होता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का यहाँ पे जन्मदिन होता है, ठीक, जन्मदिन होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। और 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि शिक्षक दिवस कब मनाते? शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? यश राधा कृष्ण का एक जन्मदिन होता है, इसलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है। और बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। बहुत ही जल्दी में कुछ थे, इस वजह से जल्दी जल्दी बताएं आप लोग को। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।